हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का मॉडल पेपर का सोल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। यदि आप इस तरह मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं के एग्ज़ाम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी में दिया गया है उद्योग धंधों की कमी को। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए ना, वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि मदन किसका पुत्र था। यदि आप 20 के दांत कहानी को पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि 20 के दांत कहानी में मदन जो है ना, ये गिरधर लाल का पुत्र है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। है दोस्तों, क्वेश्चन 4 कहता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। दोस्तों 20 के दांत एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है और इसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्रत्न मानव का सही अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्न मानव का मतलब ही होता है प्राचीन मानव। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 हमारा कहता है कि हकर्ष कौन थे। तो दोस्तों हकर्ष जो थे ना, यह एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखें कि वेतमा कहाँ है। दोस्तों वेतमा जो है ना, ये ना ही पुणे, ना ही इलाहाबाद और ना ही पटना में है, बल्कि वेतमा यह एक इंदौर के पास में है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। यदि आप अपने पाठ्य पुस्तक की कहानियों को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि रिश्तेदार की पत्नी को कुल 11 रुपए खो गए थे, यानी भुला गए थे, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 हमारा कहता है कि शेक्सपियर कौन थे। तो दोस्तों शेक्सपियर ना ही एक नाटककार थे, ना ही कहानीकार और ना ही निबंधकार थे। शेक्सपियर जो थे ना, यह बहुत ही ज़्यादा उपन्यास लिखते थे, जिन्हें के कारण इन्हें उपन्यासकार कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यासकार। उसके बाद में अगला सवाल 10 को देखिए कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज को संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सन 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 को देखिए कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। तो दोस्तों शहर जो है वो अभी भी संभावना का एक विषय बना हुआ है। यह एक कृति है जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा दी गई कृति है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो दोस्तों यदि आप पाठ्य पुस्तक की कहानियों को पढ़ेंगे, मछली कहानी को, तो उसमें आप पाएंगे कि संतु जो है ना, ये मछली लेकर इसलिए भागता है क्योंकि ये कुएं में डालकर मछली को पालना चाहता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। उसके बाद में सुलोचना कौन थी। तो दोस्तों सुलोचना एक मंत्री थी, गायिका थी, नर्तकी थी या अभिनेत्री थी। तो दोस्तों सुलोचना एक प्रकार की अभिनेत्री थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनेत्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 14 कहता है कि टॉलस्टॉय कौन थे। दोस्तों टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। हालांकि आपके पाठ्य पुस्तक में नानकाना साहब में इसका आंसर दिया गया है,
कितने छात्र एवं छात्राओं को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब गुजरात होना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं आप अपना डाउट। देखिए, गुरु नानक का जो जन्म है वो खास करके तलवंडी में हुआ है। तलवंडी गुजरात में पड़ता है, इसलिए हालांकि बुक में नानकाना साहब दिया है। आप इसका आंसर का सत्यापन कर लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रहीरास किसकी कृति है दोस्तों? रहीरास जो है यह संत गुरु नानक की कृति है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वार्य। यह एक कथन है, आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से कहा गया था कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वार्य। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा व्याकरण खंड से लिया गया है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष अलंकार है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मनमानिक में रूपक अलंकार होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्रेमधन किस युग के कवि थे? याद रखिएगा, प्रेमधन जो है ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं और प्रेम के पीर के नाम से भी प्रेमघन कवि को जाना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना किए थे? यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेमघन के द्वारा रसिक समाज की रचना की गई थी, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 21 को देखिए कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। यानी सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि कवि प्रेमघन का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में हुआ था। और ये मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों, यदि आप मिर्ज़ापुर सीरियल को देखे होंगे, वेब सीरीज को देखे होंगे, तो आपको मालूम होगा मिर्ज़ापुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा एक कविता की रचना की गई है, जिसका नाम है भारत माता ग्राम वासिनी। इसका हिंदी अर्थ होता है भारत माता गाँव में निवास करती है। तो यहाँ पे भारत माता के संबंध में क्या सही होगा? तो ग्राम वासिनी सही होगा, क्योंकि भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, गंगा जमुना की आंसू दल, फिर भी प्रतिमा उदासनी। इस प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक में एक कविता दी गई है, जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई सुप्रसिद्ध कविता है। अगला सवाल इसमें 23 को देखिए कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होते थे? तो यहाँ पे उसमें 23 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड जो है वो फावड़े और हल हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 24 को देखिए कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ गया है? तो दोस्तों, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में यहाँ पे प्रयोगवाद जुड़ गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोगवाद। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 25 कहता है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? याद रखिएगा, कुंवर नारायण एक संवेदनशील कवि हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 26 कहता है वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? याद रखिएगा दोस्तों, वीरेंद्र डंगवाल जो है यह जनवाद विचारधारा के कवि थे, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 27 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठोष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। तो कंठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं वो क, ख, ग, घ इस प्रकार से होते हैं। तो बोला गया है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो क तो दिया नहीं गया है, लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया ख। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ख। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 28 कहता है कि हिंदी में अंतः अस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? यदि हिंदी में बात कीजिएगा अंतःस्थ वर्णों की संख्या, तो कुल वर्ण 4 होती हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल ही व्याकरण खंड से लिया गया है और सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? यानी रमेश का सही संधि विच्छेद हमें बताना है।
तो यदि रमेश का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो रामा जोड़ ईश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए रामा जोड़ ईश ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 30 को देखिए कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों यशोदा का सही संधि विच्छेद जो होता है वो यशः जुड़दा होता है। यशोदा यशः जुड़दा, यशोधरा का क्या होता है, तो यशः जुड़धरा। उसके बाद में क्वेश्चन 31 कहता है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये चारों ऑप्शनों को देखकर आपको ये बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो लड़ाई, चतुराई, उतराई में भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन मिठाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी गाय, आम, पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल करता है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण आप सभी बताना होगा। देखिए आपको, उनको, हमको, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन सी में दिया गया है जिनको, और यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 34 का यदि आप सही आंसर की बात करेंगे तो आप सी में देख पाएंगे कि दिया गया है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें सर्वनाम का सही बढ़िया तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 35 कहता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया परिषद, और परिषद एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद में क्वेश्चन 36 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्दों की बात करें तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कपट यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। सुंदरता, निंद्रा यानी निंद्र, मूर्खता यानी मूर्ख, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग वर्ड है। पुल्लिंग वर्डों की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया कपट, और कपट एक पुल्लिंग शब्द है। और इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी को ऐसे शब्दों का देखना है जो एक वचन में नहीं है। देखिए आग जल रही है, यह एक वचन में है। वर्षा हो रही है, एक वचन में है। हवा बह रही है, ये भी एक वचन में है। ऑप्शन ए में दिया गया समाचार। तो दोस्तों ये जो समाचार होते हैं ना, ये एक वचन के शब्द नहीं होते हैं। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, समाचार। और इसके बाद में अगला सवाल 38 को देखिए कि वचन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों वचन का मतलब होता है कहना, संख्या बताना, और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वचन का सही अर्थ कहना, संख्या बताना सभी होता है। उसके बाद में अगला सवाल 39 कहता है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है। दोस्तों जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य को ना करे, किसी दूसरे व्यक्ति को करने की उसका सलाह दे, प्रेरणा दे या आज्ञा दे, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों वहाँ पे होती है प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि ऑप्शन ए में है। किसी भी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए उत्प्रेरित करना, प्रेरणा देना, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 40 कहता है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रेरणा तो दी नहीं जा रही है, समापिका तो होगा नहीं, संयुक्त क्रिया इसमें है नहीं, लेकिन बच्चे खेलते खेलते थक गए, कोई भी एक क्रिया जो 2 बार आती हो तो उसे असमापिका क्रिया कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 41 को देखिए कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रविशेषण। यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो ज़रा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जब एक ही वाक्य में 2 विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ पे बहुत मेरे को देखिएगा तो बहुत को अंडरलाइन करके लिखा गया है, यानी बहुत एक हिंदी वर्ड है जिसका हमें बताना है कि प्रविशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो यहाँ पे कोई भी वाक्य में यदि 2 विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो पहला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। जैसे आराध्या बहुत तेज लड़की है, तो यहाँ पे तेज भी आपका विशेषण है, बहुत भी आपका विशेषण है। तो बहुत यहाँ पे क्या होगा, प्रविशेषण, तेज क्या हो जाएगा, विशेषण। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रविशेषण।
अगला सवाल है अंगार बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप सभी को बता दें, यदि आप गांव के छात्र एवं छात्राएं होंगे तो मालूम होगा कि गांव के लोग अक्सर कहा करते हैं कि अरे यार आज तो लग रहा है कि अंगार ही बरस रहा है, आग ही बरस रहा है। तो आग बरसना, अंगार बरसना की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब बहुत ही कड़ी धूप हो जाती है ना, तो वैसे स्थिति में लोग कहता है कि अंगार बरस रहा है, आग बरस रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए। क्वेश्चन 43 कहता है दूसरे के बच्चों को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, दूसरे के बच्चों को पालन पोषण करने वाली स्त्री को धाय कहा जाता है। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउटों का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए। क्वेश्चन 44 कहता है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप सभी को मालूम होगा कारक चिन्ह को याद रखना बेहद जरूरी है। वह घर से बाहर गया, इसमें कारक का जो चिन्ह है वो से लगा हुआ है, लेकिन कर्ता ने होता है तो गलत हो जाएगा, कर्म को होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिएगा तो करण से, आपादान से, तो ये दोनों तो भाई सही होगा नहीं, कोई ना कोई एक सही होगा। तो कौन सा सही होगा कैसे पता चलेगा? तो जब भी किसी वाक्य में करण से या आपादान से में जो कारक के चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है, तो यदि उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ हो तो करण से लगाते हैं, अगर कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं हो तो आपादान से लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वह घर से बाहर गया, तो घर कर छोड़कर बाहर चला गया है, जिसके अलावा उसको घर और खुद से संबंध टूट गया है। तो जहाँ पे कनेक्शन टूट जाए वहाँ पे करण से नहीं बल्कि आपादान से हो जाता है। फिर रहता कि मैं कलम से लिखता हूँ, मैं साइकिल से पढ़ने जाता हूँ, तो ऐसे वाक्यों में ये जो कारक का चिन्ह का प्रयोग होगा वो करण से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कलम से लिखता हूँ तो करण कारक हो जाएगा, मैं घर से बाहर गया तो आपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये भी आपादान कारक हो जाएगा। अगला सवाल कहता है लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? याद रखिएगा दोस्तों, जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो, इसका समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता है, तो ऐसे सभी शब्दों को अव्ययी भाव समास नहीं बल्कि बहुव्रीहि समास कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लंबोदर को देख लीजिए, तो लंबोदर कैसे कहते हैं? लंबा है उदर, लंबा है उदर, लंबा के मतलब लंबा, उदर के मतलब पेट, तो लंबा है उदर, लंबा पेट किसका है? तो आपका आंसर गणेश जी का है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि दो पद लंबा और उधर दो पद अलग अलग भागों में टूट गया है और दोनों मिलकर गणेश नामक शब्द का उत्पत्ति कर दिया है, जिसके कारण ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल 46 कहता है दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? दसमुख को भी ऐसे बोलते हैं, दस मुख वाला, तो दस मुख वाला कौन है? तो रावण है। तो दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे पद को बना रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बहुव्रीहि। उसके बाद में क्वेश्चन 47 को देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 47 कहता है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसे कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग दोस्तों हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल अनुवाद को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये वाद एक शुद्ध वर्ड होगा, जिसमें अनु नामक उपसर्ग मिलकर इसे अनुवाद बना दिया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु। अगला सवाल अर्थ का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्थ का विपरीत की बात करें यानी अर्थ का उल्टा शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अर्थ का होता है अनर्थ, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 49 को देखिए कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे विज्ञान को देख लीजिए, तो वि जोड़ आन बराबर विज्ञान होते हैं, जिसमें आन नामक उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन 50 कहता है इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है दोस्तों याद रखिएगा, पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो खंग विहंग परिंदा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 50 तक के हिंदी का तमाम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन बता पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का
ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मेट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप भी चाहते हैं 10वीं के एग्जाम पेपर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही questionforexam.com एजुकेशनल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन बढ़िया से बढ़िया तैयारियाँ कर सकते हैं। उसमें क्विज बना दिया गया है, क्विज भी खेल सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। साथ ही आप हमारे वीडियो सोल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।